Hello students, thank you for clicking the video. Today we are going to take up a poem named Excuses and Excuses, which has been taken from the Unit 2 named Humor, Reading B. And this poem is taken from 10th class English book Flight. And this is written by Gareth Owen. गैरेथ ओवेन ने इसे लिखा है. ह्यूमर का मीनिंग होता है हास्य, हंसी मजाक. So this poem is also very funny, humorous and entertaining poem. हास्य से भरपूर, हंसी मजाक से मनोरंजनात्मक ये कविता है. पढ़ते पढ़ते कई जगहों पे हमें भी हंसी आती है, हमारे चेहरे पर भी मुस्कुराहट आ जाती है. तो आइए स्टार्ट करते हैं ये पोयम. एंड बिफोर स्टार्टिंग द पोयम, लेट्स नो समथिंग अबाउट द पोएट. पोयम लिखी है गैरेथ ओवेन ने. ही वॉज बॉर्न इन 1936 में वो पैदा हुए थे. वो एक कवि थे, एक लेखक थे बहुत प्रसिद्ध, और उन्होंने कई पुरस्कार भी उन्होंने प्राप्त किए थे. और वो इंग्लैंड में रहते थे, और उन्होंने बहुत सारे बच्चों के लिए और बड़ों के लिए भी बहुत सारी कविताएं और कहानियां वगैरह लिखी थी, आर्टिकल लिखे थे. सो लेट्स बिगिन द पोयम. बिफोर स्टार्टिंग द पोयम, लेट्स नो व्हाट इज द पोयम इज ऑल अबाउट. कभी कभी क्या होता है कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो अक्सर बहाने बनाते हैं. स्कूल में लेट आते हैं, होमवर्क करके नहीं लाते हैं, तो कई तरह के बहाने उन लोगों के पास रहते हैं. जैसे सॉरी आई कांट डू इट टुडे, मैं इसको आज नहीं कर सका क्योंकि मेरी बहन की, मेरी फ्रेंड की, मेरी मदर की, मेरे दादा की, भाई की, मेरे नाती के, पोते की, अंकल की जो मछली है वो मर गई थी. एंड यस, इट वॉज वेरी ट्रेजिक, और बड़ी दुखद घटना हो गई कि वो मछली मर गई. इसके कारण मैं होमवर्क नहीं कर सका, इसके कारण मैं लेट आया हूँ, इसके कारण मैंने ये नहीं किया, इसी का के कारण मैंने वो नहीं किया. या फिर माई डॉग एट माई होमवर्क. जब टीचर उनसे पूछते हैं, व्हेनेवर टीचर आस्क हिम व्हाई डिडंट यू डू योर होमवर्क, तुमने अपना होमवर्क क्यों नहीं किया, तो दिस इज अ कॉमन बिहेवियर ऑफ ह्यूमन, दिस इज अ कॉमन बिहेवियर ऑफ अ स्टूडेंट. एक बच्चे का एक सामान्य बिहेवियर होता है जिसका ज़्यादा पढ़ने में मन नहीं है, तो वो अक्सर यही बहाने बनाता है कि ऐसा हो गया था, वैसा हो गया था. या फिर मेरा होमवर्क, मेरा जो डॉग है उसने मेरे होमवर्क को खा लिया, या चूहे ने होमवर्क को काट लिया, या मेरी कॉपी फट गई, या मेरी कॉपी मिल नहीं रही है. किसी भी तरह के बहाने वो बना सकता है. ऐसी ही ये कविता है जिसमें कि हम देखेंगे कि एक छोटा सा लड़का है. सो दिस इज द कॉमन ह्यूमन बिहेवियर. पीपल मेक एक्सक्यूजेज जस्ट टू अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी एंड डोंट वांट टू डू टास्क. अक्सर लोग जो है जिम्मेदारी उठाना नहीं चाहते हैं, अपनी जो उनकी जवाबदेही है उसको पूरा नहीं करना चाहते हैं, उससे भागना चाहते हैं, काम में मन नहीं लगता, प्रोक्रेस्टिनेट करना चाहते हैं. तो इस कारण वो अलग अलग तरह के बहाने बनाते हैं. ये कॉमन ह्यूमन बिहेवियर है, एक सामान्य मनुष्य का व्यवहार है, काम न करने का, काम को टालने का. ऐसा ही कॉमन बिहेवियर जो है वो स्टूडेंट्स में अक्सर देखा जाता है, और हम उससे रिलेट भी कर सकते हैं कि अक्सर स्टूडेंट जो है वो इस तरह के बहाने बनाया करते हैं. मैनी स्टूडेंट्स कैन रिलेट टू द एक्सक्यूजेज मेंशन्ड इन द पोयम. इस पोयम में जो जो बहानों का जिक्र किया गया है, कई बच्चे, कई छात्र जो हैं उससे रिलेट भी करेंगे, और रिलेट करते करते वो मुस्कुराएंगे भी. द टोन ऑफ द पोयम इज ह्यूमरस. ये जो कविता की जो टोन है हास्य से भरी हुई है. एंड दिस इज ऑल्सो बेस्ड ऑन अ रियल लाइफ एक्सपीरियंस. अगर हम कहें तो ये जो कविता है वो वास्तविक जीवन का अनुभव ही है. अक्सर टीचर्स ने भी ऐसा नोटिस किया होगा, और स्टूडेंट्स ने के साथ भी ऐसा ही एक्सपीरियंस हुआ होगा कि कभी कभी उन्होंने काम नहीं किया और देर से स्कूल आए तो उन्होंने क्या बहाना बनाया. तो आइए पोयम को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं. लेट अगेन बेनकिंसॉप, व्हाट्स द एक्सक्यूज दिस टाइम? नॉट माई फॉल्ट सर. Whose fault is it then? Grandma's, sir. Grandma's? What did she do? She died, sir. So here a student named Benkinsop. एक छात्र है जिसका नाम क्या है? Benkinsop. And he was late for his school, and teacher is asking why he was late. टीचर उससे पूछ रहे हैं कि वो देर क्यों हुई उसको. And he is scolding the student. स्टूडेंट को डांट भी रहे हैं. फिर से पूछते हैं, लेट अगेन बेनकिनशॉप, फिर से तुम देर से आए हो. ये अगेन वर्ड क्या बताता है कि बेनकिनशॉप जो है पहले भी कई बार वो देर से आया होगा. ही यूज्ड टू कम लेट टू स्कूल एवरी नाउ एंड देन. जब तब वो जो है वो स्कूल लेट आया होता होगा. इसीलिए टीचर दोबारा से उससे पूछते हैं, इसीलिए टीचर कह रहे हैं कि अगेन, यानी फिर से तुमको देर हो गई है, फिर से तुम लेट आए हो.
और जितनी बार whenever he was late he made excuses, और जब भी वो देर से आता होगा तो वो बहाने बनाता होगा, ऐसा हो गया वैसा हो गया। सो फिर से टीचर उससे पूछते हैं व्हाट द एक्सक्यूज दिस टाइम माने इस बार, नाउ डू यू हैव एनी अदर एक्सक्यूज, अब तुम्हारे पास कुछ और बहाना है। सो एक्सक्यूज मीन्स रीजन गिवन टू एक्सप्लेन योर रॉन्ग, रीजन गिवन टू explain your wrong doing माने तुमने कुछ गलत किया है और उसको एक्सप्लेन करने के लिए, उसको सही साबित करने के लिए जब आप कोई रीजन देते हैं, कोई कारण देते हैं कि ऐसा इसलिए हुआ, ऐसा इसलिए, वैसा इसलिए हुआ, तो उसे कहते हैं एक्सक्यूज, यानी बहाना बनाना। तो व्हाट इज द एक्सक्यूज दिस टाइम, टीचर आस्क हिम दिस टाइम व्हाट वाज योर रीजन कमिंग लेट, व्हाई आर यू बीइंग लेट, तुम देर से क्यों आए हो, अब तुम्हारा क्या कारण है। तो कहता है नॉट माई फॉल्ट सर, सॉरी इट वॉज नॉट माई फॉल्ट, इट वॉज नॉट माई मिस्टेक, फॉल्ट मीन्स मिस्टेक, मेरी गलती नहीं थी सर। देन सर आस्क्ड हिम हुज फॉल्ट इज इट देन, तो तुम्हारी गलती नहीं थी तो तब किसकी गलती थी, हुज माने किसकी, हु वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर बीइंग लेट, तुम्हारे देर से आने के लिए कौन जिम्मेदार है, किसकी गलती है। देन ही बड़ी वेरी इनोसेंटली वेरी पोलाइटली ही सेज ग्रैंड मास सर, दादी की गलती है सर। ग्रैंड मास हियरिंग दिस आंसर टीचर अगेन सरप्राइज्ड, ये आंसर सुन के टीचर को फिर से आश्चर्य होता है, दादी की, हाँ व्हाट डिड शी डू, दादी की गलती कैसे हो सकती है तुम्हारे देर से आने में, उसने क्या किया, व्हाट डिड शी डू, व्हाई इज ग्रैंड मा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर बीइंग लेट, दादी तुम्हारे देर से आने के लिए कैसे जिम्मेदार है। देन ही आंसर्ड, ही रिप्लाइड शी डाइड सर, सर माई ग्रैंड मदर इज डेड, मेरी दादी माँ मर गई है, शी इज नो मोर इन द वर्ल्ड। देन सर अगेन आस्क्स हिम सरप्राइजिंगली डाइड, मर गई है, तो वो बहाने पे बहाने बनाता जा रहा है। आइए बढ़ते हैं आगे, वो क्या बोलता है, किस तरह से वो अपने को और एक्सप्लेन करता है टीचर को, आइए देखते हैं। शी इज, और किस तरह से वो टीचर को विश्वास दिलाना चाहता है कि वो देर से जो आया है वो दादी माँ के कारण ही आया है, कैसे वो अपने शब्दों को यूज करता है, आइए देखते हैं। शी इज सीरियसली डेड, ऑल राइट सर, seriously means now truly, seriously I am not telling a lie, I am speaking truth, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मेरी ग्रैंड मदर जो है, दादी है, वो सच में मर गई है, इट इज ट्रू, that makes four grandmother this term Benkinson। तो देन टीचर सेज हिम, अच्छा अगर तुम्हारी दादी माँ इस बार भी मर गई है तो दैट माने उसको मिला करके इस टर्म में, इस स्कूल का जो ये टर्म हुआ है फर्स्ट टर्म, इसमें तुम्हारी 4 दादियां मर गई हैं। तो एंड ऑल ऑन पीई डेज, सारी की सारी दादियां जो है वो पीई डेज पे मरी है। पीई का मतलब क्या होता है, फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन, फिजिकल एजुकेशन मीन्स शारीरिक शिक्षा जिसको कहते हैं, यानी जितने बार दादी मरी है उस समय हमेशा फिजिकल एजुकेशन जिसको हम पीटी बोलते हैं उसका पीरियड रहा होगा, तभी दादी जो है उस समय, उसी समय वो देर से आया था। टीचर जो उससे पूछते हैं कि दैट मेक्स फोर ग्रैंड मदर, इट मीन्स दैट वेनकिंसॉफ वॉज लेट 4 टाइम्स, 4 बार वो देर से आया था। एंड ईच टाइम ही मेड एक्सक्यूज दैट हिज ग्रैंड मदर डाइड, हर बार उसने यही बहाना बनाया कि उसकी दादी माँ मर गई है। तो टीचर ये अंदाजा लगा रहे हैं कि अच्छा ठीक है, तुम्हारी दादी मर गई, 4 बार तुम लेट हुए हो, चारों बार तुमने दादी की मार दिया, क्या तुम्हारी 4 दादियां हैं, इस तरह से वो उनसे क्वेश्चन कर रहे हैं। आई नो इट इज वेरी अपसेटिंग सर, एक्सप्लेन्स एवरीथिंग, कि सर मैं जानता हूं कि ये तो बहुत ही ज्यादा अपसेटिंग है, बड़े दुख की बात है, इट इज वेरी अपसेटिंग, इट इज वेरी डिस्टर्बिंग, ये मेरे लिए बड़े दुख की बात है कि मेरी दादी माँ मर गई है। With again teacher asked him, how many grandmothers have you got? Benkinson, तो तुम्हारी कितनी दादियां हैं? How many, कितनी दादियां हैं? 4 दादियों को तुमने मार दिया है, तो कितनी दादी तुम्हारी है? तो बेनकिंसॉफ कहता है नन सर, नन मीन्स नो आई डोंट हैव एनी ग्रैंडमदर, मेरी कोई भी दादी माँ नहीं है। यू सेड यू हैड 4, कहते हैं तुमने तो कहा था कि, तुमने कहा कि तुम्हारी 4 दादियां हैं। तो फिर अगेन ही सेड ऑल डैट सर, सब की सब मर गई हैं। Then this sentence brings smile on our faces, on our lips, ये वाक्य जो है हमारे चेहरे पे मुस्कुराहट लाता है कि वो बोल रहा है, बड़ा इनोसेंट बनता है, वो सोच रहा है कि मैं टीचर को बेवकूफ़ बना दूंगा इस तरीके से कि 4 दादियां तो हैं लेकिन चारों की चारों मर गई हैं।
तो इस तरह से वो he kept on making excuses, 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 और वह बहाने बहाने और भी बहाने बनाता चला जाता है। इस तरह से पोयम आगे बढ़ती है और देखते हैं आगे और क्या बहाना बनाता है बेनकिंसॉप। एंड व्हाट अबाउट यस्टरडे बेनकिंसॉप। तो फिर से टीचर उससे फिर से पूछते हैं कि ठीक है, अभी तक तुम 4 बार लेट हुए हो, चारों बार तुमने अपनी दादी को मार दिया है। दिस टाइम माने अब कल जो तुम एब्सेंट हुए थे, यू आर एब्सेंट यस्टरडे एंड व्हाट हैपेंड ऑन दैट डे। तुम कल स्कूल नहीं आए थे, तुम अनुपस्थित थे, तुम एब्सेंट थे। तो क्या अब उसके बारे में तुम्हारा क्या कहना है? व्हाट अबाउट यस्टरडे, कल के बारे में तुम क्या कहोगे, क्या बहाना है? नाउ व्हाट्स द एक्सक्यूज दिस टाइम। अब इस बार तुम्हारे पास क्या बहाना है कल एब्सेंट रहने का? तो वो पूछता है व्हाट अबाउट यस्टरडे सर। अनजान सा बनने की कोशिश करके बोलता है कल के बारे में क्या सर? यू वर एब्सेंट यस्टरडे। टीचर एक्सप्लेन्स हिम कि तुम एब्सेंट थे। दैट वाज द डेंटिस्ट सर। द डेंटिस्ट डाइड। दैट वाज द डेंटिस्ट सर। वो तो डेंटिस्ट था, यानी यस्टरडे आई वेंट टू डेंटिस्ट। तो सर पूछते हैं कि तो डेंटिस्ट मर गया क्या? अभी तक दादी को मार दे रहा था वो बार बार। तो सर फिर से बार बार यही पूछते हैं कि डेंटिस्ट डाइड, क्या डेंटिस्ट मर गया? नो 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 सर, माई टीथ सर। तो बहाना बनाता है नहीं, डेंटिस्ट नहीं मरा है, मेरा दांत मर गया है, मेरे दांत में दर्द हो रहा था और इसीलिए डेंटिस्ट ने जो है मेरा दांत निकाल दिया, यानी कि दांत मरने का मतलब यही है। ये जो पोयम है इसका नाम ही है एक्सक्यूजेज एक्सक्यूजेज एक्सक्यूज, यानी बहाने बनाना। तो हम ये मान के चलते हैं कि इस बार जो वो एब्सेंट हुआ था जिस दिन, दिस टाइम अगेन ही वॉज मेकिंग द एक्सक्यूज। इस बार भी वो बहाना बना रहा है डेंटिस्ट के यहाँ जाने का, अपने दांत दर्द का। तो फिर देन कन्वर्सेशन बिगिंस अगेन। ये जो पोयम है इट इज इन द फॉर्म ऑफ अ कन्वर्सेशन बिटवीन अ स्टूडेंट एंड अ टीचर। यू मिस द मैथ्स टेस्ट विनकिंसॉप। विनकिंसॉप, तुमने तो मैथ्स टेस्ट को मिस कर दिया था। मीन्स यू डिडंट टेक द मैथ्स टेस्ट यस्टरडे। कल तुमने मैथ्स का टेस्ट ही नहीं दिया। तो देन व्हाट डिड ही आंसर? ही आंसर्ड आई हैड बीन लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। मैं तो उसका इंतजार कर रहा था। लुक फॉरवर्ड मीन्स टू एक्सपेक्ट, to expect something with pleasure, to expect something with pleasure। जब हम आनंद के साथ, बड़ी खुशी के साथ किसी चीज का इंतजार करते हैं तो उसे कहते हैं लुक फॉरवर्ड। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड माई ब्रदर्स मैरिज, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू वॉच द मूवी। मैं उस मूवी को देखने का इंतजार कर रहा हूँ, मुझे आशा है कि मैं उसको देखूंगा। दैट यू आर हैप्पी दैट समथिंग इज गोइंग टू हैपन। आप बहुत खुश हैं कि कुछ अच्छा हो रहा है, तो उसे कहते हैं लुक फॉरवर्ड, यानी किसी भी चीज का बेसब्री से इंतजार करना, क्योंकि वो आपको अच्छा लगता है, वो चीज आपको पसंद है, तो उसे लुक फॉरवर्ड। तो यहाँ से तो हमको समझ में आ रहा है कि वो कह रहा है कि मैं तो मैथ्स टेस्ट का इंतजार कर रहा था। इसका मतलब है कि वो मैथ्स का टेस्ट देना चाहता था। ही वॉन्टेड टू टेक द मैथ्स टेस्ट बट बिकॉज ऑफ द बैड टीथ ही वॉज एब्सेंट यस्टरडे। लेकिन क्योंकि पोयम, फिर से हमारा यही कहना है कि पोयम जो है वो बहानों पर आधारित है, और टीचर फिर से पूछते हैं कि कल तुम एब्सेंट थे, इस बार तुम्हारा क्या बहाना है, अब क्या कहना चाहते हो? तो हम ये मान के चलते हैं दिस टाइम ऑल्सो ही वॉज मेकिंग एन एक्सक्यूज। इस बार भी वो एक बहाना ही बना रहा है। आइए देखते हैं आगे। राइट लाइन अप फॉर पी। अब फिर सर कहते हैं ठीक है, अच्छा चलो ठीक है, लाइन अप फॉर पी, गो फॉर पी पीरियड, मेक अ लाइन, लाइन में जाओ, लाइन बनाओ एंड गेट रेडी फॉर। लाइन अप फॉर पी मीन्स गेट रेडी फॉर पी, गेट रेडी, तैयार होना, तैयार हो जाओ, चलो लाइन में खड़े हो जाओ पी के लिए। तो वो क्या कहता है? कांट सर, आई कांट स्टैंड इन अ लाइन, आई कांट गेट रेडी फॉर पीई पीरियड। मैं पी का पीरियड में नहीं जा सकता। देर इज नो सच वर्ड एज कांट बेनकिंसॉप। तो टीचर को गुस्सा आ जाता है। देर इज नो सच वर्ड एज कांट, एज कांट बेनकिंसॉप, इस तरह का कोई शब्द नहीं है कांट। कांट का मतलब क्या होता है? नहीं सकता। नहीं सकता मीन्स आई कांट डू इट, आई कांट डू इट, मैं ये नहीं कर सकता। आई कांट रीड, आई कांट राइट, आई कांट जंप, मैं कूद नहीं सकता, रो नहीं सकता, वहां नहीं जा सकता। तो कोई भी काम को कर सकना असंभव नहीं है। इसीलिए सर कहते हैं अगर आपकी इच्छा है तो आप उस काम को कर सकते हैं। इफ यू आर विलिंग टू डू एनीथिंग यू कैन डू इट। देयर इज नो सच वर्ड्स कांट। कांट नाम का कोई भी शब्द नहीं होता है। तो वो कहता है नो किट सर। सर नो, ऐसा कुछ नहीं है, बट आई डोंट हैव किट, मेरे पास किट नहीं है। सो व्हाट इज किट? किट इज अ बैग इन विच द
Articles related to physical education or equipments are kept. Uniform of P और articles related equipments, जो आपके खेल कूद के जो equipments होते हैं, आपका यूनिफॉर्म होता है, उस बैग में रखा जाता है खेलने के लिए, तो उसे क्या कहते हैं? किट। तो कहता है मेरे पास किट नहीं है, I don't have kit. Now how did teacher react to his reply? अब टीचर उसके रिप्लाई को कैसे रिएक्ट करते हैं, आइए देखते हैं। Now, here is again the conversation goes on between the teacher and the student. Winkinsop, where is it? Teacher asks him, where is your kit? It is used for kit. It किसके लिए आया है? Kit के लिए. Kit is a noun and it is a pronoun used for kit. तो आपका kit कहाँ है? वो कहता है home sir. Kit is left at the home. Kit जो है वो घर में ही छूट गया है. What is it doing at home? तो सर पूछते हैं What is it doing at home? Now you have come to school. तुम स्कूल आ गए हो. Now your PE period has started. And why didn't you bring your kit? अपना किट लेकर के क्यों नहीं आए हो? Why did you leave your kit at home? घर में क्यों छोड़ा है आपने अपना किट? You should have bring your kit with you. अपना किट जो है तुमको अपने साथ लाना चाहिए था. क्यों नहीं लाए हो? What is your kit doing at home? किट घर में क्या कर रहा है? Was it for your home? क्या जो किट है वो आपके घर के लिए है? You should bring it. आपको इसको लाना चाहिए. तो देन अगेन ही मेक एक्सक्यूज, नॉट आयरन सर, मैंने प्रेस नहीं किया था इसलिए मैं यूनिफॉर्म लेकर के नहीं आया हूँ. तो कुडंट यू आयरन इट? सर बोलते हैं क्या तुम प्रेस नहीं कर सकते थे? तो कहता कांट सर, नो सर आई कांट प्रेस माई, आई कांट आयरन माई यूनिफॉर्म, मैं अपनी यूनिफॉर्म को प्रेस नहीं कर सकता हूँ. सर फिर पूछते हैं व्हाई नॉट, क्यों नहीं? कहता बैड हैंड सर, बैड हैंड. अब बैड हैंड, मेरा हाथ बुरा हो गया. बुरा होने का मतलब क्या है? हाथ बैड है. माई हैंड इज इंजर्ड, हैंड इज इंजर्ड हो गया है, हाथ में चोट लग गई है, वुंडेड है. माई हैंड इज वुंडेड, घाव हो गया है, हाथ में घायल हो गया है, चोट लग गई है. माई हैंड इज हर्ट, चोट लग गई है. इस कारण बिकॉज ऑफ ड्यू टू द बैड हैंड, ड्यू टू द इंजर्ड हैंड, आई एम अनएबल टू आयरन माई यूनिफॉर्म, माई क्लोथ्स. बैड हैंड के कारण, क्योंकि मेरे हाथ में चोट लगी है, दर्द हो रहा है, तो इस कारण मैं उसको प्रेस नहीं कर सकता. फिर सर बहुत ज्यादा उससे निराश हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं. फिर अगेन ही आस्क्स द क्वेश्चन, हु यूजुअली डज इट? सामान्यतः तुम्हारे कपड़े प्रेस कौन करता है? अगर तुम्हारा हाथ में दर्द है, तुमने नहीं किया, तो कौन करता तुम्हारे कपड़े प्रेस? तो कहता है ग्रैंड मा सर, मेरी दादी करती है मेरे कपड़े प्रेस. फिर अचानक से कन्वर्सेशन वाज गोइंग ऑन, कन्वर्सेशन जारी था. तो फिर से अगेन द टीचर आस्क्ड हिम व्हाई कुडंट शी डू इट? दादी ने प्रेस क्यों नहीं किया? फिर वो कर सकती थी. तो वो कहता डैड सर, सर दादी मर गई है. हर काम के बहाने में वो अधिकतर किसको ले आ रहा है? दादी माँ. Here our poem ends on this humorous note. इसी humorous note के साथ कविता यहीं पे खत्म होती है. Let's begin some exercises. आइए कुछ exercise को solve करते हैं based on this poem. Word power. ये हमने पढ़ते पढ़ते हुए हमने देखा PE. PE is the contraction form, short form of physical education. Physical का मतलब होता है शारीरिक, शारीरिक, और एजुकेशन माने शिक्षा. स्कूल्स में फिजिकल एजुकेशन का भी एक पीरियड होता है, चैप्टर होता है, सब्जेक्ट होता है, जिसमें हम पीटी और इस तरह के फिजिकल एक्सरसाइजेस वगैरह करवाते हैं. तो उसे कहते हैं पीई. किट का मतलब होता है अ सेट ऑफ आर्टिकल्स, इक्विपमेंट नीडेड फॉर पी. और पीई के लिए यानी फिजिकल एजुकेशन के लिए जिन जिन आर्टिकल्स की, जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है, आर्टिकल्स मीन थिंग्स, वस्तुएं. इक्विपमेंट्स माने होता है टूल. टूल का मतलब होता है यहाँ पे टूल से मतलब औजार. टूल से मतलब है जैसे आपको बैडमिंटन खेलना है तो रैकेट हो गया, बॉल, बैडमिंटन बैट वगैरह जो होते हैं, और कुछ स्ट्रेचिंग जो बेल्ट वगैरह होती हैं, दे आर कॉल्ड द इक्विपमेंट्स होता है. उपकरण बोलते हैं इसको हिंदी में, उपकरण या टूल्स बोलते हैं. तो इसमें वही सब चीजें आ जाती हैं जो जो गेम्स आप खेलते हैं उससे रिलेटेड जो भी चीजें होती हैं, दे आर कॉल्ड इक्विपमेंट, आर्टिकल नीडेड फॉर पीई. जिस सेट में, जिस ग्रुप में, जिस बैग में ये सब चीजें होती हैं, दैट सेट इज कॉल्ड अ किट. बैड हैंड का मतलब क्या है यहाँ पे? व्हेन योर हैंड पेन्स ड्यू टू वुंड और इंजरी. जब आपके हाथ में घाव हो जाता है, जब आपके हाथ में चोट लग जाती है, इंजरी हो जाती है, और आपका हाथ जो है बहुत दर्द करता है, तो उस समय आप क्या कह सकते हैं? आई हैव अ बैड हैंड, मेरा हाथ दर्द कर रहा है. आयरन को देखा जाए तो देर आर टू मीनिंग्स ऑफ आयरन हियर. आयरन इज यूज एज अ नाउन. नाउन के यूज में, संज्ञा के रूप में जब हम इसका यूज करते हैं तो इसका मतलब है अ स्ट्रॉन्ग, हार्ड, मैग्नेटिक
सिल्वरी ग्रे मेटल, मेटल होता है धातु, एक मजबूत सख्त चुंबकीय जो चांदी की तरह ग्रे कलर की जो मेटल होता है, धातु होती है, उससे जो आयरन बनाया जाता है उसे कहते हैं प्रेस करना। जैसे कि आपने देखा होगा कि इस तरह से ये ऐसे करके आयरन जो है वो प्रेस की जाती है, और ये वाला हिस्सा उसका बहुत हैवी होता है आयरन का, और इस यहाँ पे पकड़ के हैंडल से चीज़ों को प्रेस करते हैं, तो उसे कहते हैं आयरन। नाउन के रूप एज अ वर्ब इट इज ऑल्सो यूज एज अ वर्ब, क्रिया के रूप में भी इसे होता है प्रेस करने की क्रिया। तो प्रेस करने की क्रिया क्या आता है, जब वर्ब के रूप में होता है तो ये होगा टू स्ट्रेटन द क्रीजेस ऑफ अ पीस ऑफ क्लोथ। कोई कपड़ा है उसमें जो क्रीजेस आ गई हैं, क्रीजेस माने सिलवटें, जो सिलवटें आई हैं यानी कि जो रिंकल्स हो गया है, रिंकल्स हो गया है, जो झुर्रियाँ आ गई हैं कपड़े में, उसको जब हम सीधा करते हैं स्ट्रेटन, वैसे सीधे करने को क्या बोलते हैं, आयन करना, कपड़े को आयन करना। और देखते हैं नेक्स्ट वर्ड इज द मेन वर्ड ऑफ दिस पोएम एंड इट इज एक्सक्यूज इज ऑल्सो यूज एज नाउन। एक्सक्यूज माने होता है बहाना, अगर संज्ञा के रूप में बोलेंगे इसको तो ये बहाना हो गया, क्रिया नाम हो गया एक चीज का। बहाना मतलब रीजन गिवन टू एक्सप्लेन योर रॉन्ग डूइंग। रीजन माने ये बहाना एक तरह का कारण होता है, जब आप वो कारण किसी को बताते हैं और आप वो कारण बता रहे हैं लेकिन वो कारण जो है वो सही सच नहीं है, इट इज अ फॉल्स रीजन, वो कारण जो है वो झूठ है, और क्योंकि आपने गलत काम किया है, कोई गलत बात हुई है, रॉन्ग डूइंग हुई है, उसको एक्सप्लेन करने के लिए उसके सपोर्ट में व्हेन यू गिव एनी रीजन to support your wrongdoing, to support your wrongdoings, when you give any reason, that is called excuse। अपने गलत किए गए कार्य को सपोर्ट करने के लिए जब आप कोई बहाना बनाते हैं, कोई कारण देते हैं, तो उसे कहते हैं बहाना। जैसे कि उसने कहा था वो देर से आया था स्कूल, लेकिन फिर भी वो बता रहा था कि मेरी दादी मर गई है, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया, तो वो सब गलत झूठ बोल रहा था वो, तो इसलिए वो क्या बोल रहा था, बहाना बना, सच में दादी नहीं मरी थी। और एक्सक्यूज इट इज ऑल्सो यूज एज अ वर्ब, क्रिया के रूप में भी इसका प्रयोग होता है, यानी बहाना बनाना। टू पार्डन और फॉरगिव, यानी कि क्षमा करना, किसी को क्षमा करना, उसको बोलते हैं टू एक्सक्यूज। जैसे एक्सक्यूज इज ऑल्सो यूज एज अ वर्ब विच मीन्स टू पार्डन और फॉरगिव, यानी कि क्षमा करना, किसी बात को क्षमा कर, एक्सक्यूज कर देना, क्षमा करना, बोथ हैव द सेम मीनिंग, पार्डन एंड फॉरगिव, पार्डन एंड फॉरगिव। Let's understand the physical education. As you can see, someone is playing basketball, someone is exercising with rope, playing with ball, and this is the uniform of the sports and physical education की यूनिफॉर्म होती है। पीटी करते हैं जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं, जब हम ये पीटी का जो किट होता है, इट इज अ काइंड ऑफ बैग इन विच ऑल द इक्विपमेंट्स रिलेटेड टू फिजिकल एजुकेशन आर केप्ट। एक बैग होता है जिसके अंदर सब सामान को रखा जाता है, ये सब बॉल हो गया, बैट हो गया, इस सब को हम किट के अंदर जब हम रखते हैं तो उसे कहते हैं किट कहते हैं। इसी तरह से यहाँ पे भी आप देख सकते हो, दिस इज अ किट, इट इज अ किट, इसको हम बोलेंगे किट है, ये किट है जिसके अंदर सारे खेल के सामानों को रखा जाता है। और ये बच्चे जो हैं ये दे आर प्लेइंग, दे आर डूइंग फिजिकल एजुकेशन, एक्सरसाइजेज रिलेटेड टू फिजिकल एजुकेशन से रिलेटेड जो एक्सरसाइजेज हैं बच्चे करते हैं। एंड दिस इज प्रेस, आयन जिसको कहा गया है, IRON, दिस इज आयन प्रेस, जिससे हमें कपड़े के टू रिमूव द क्रीजेज ऑफ द क्लोथ, टू विच इज यूज्ड टू स्ट्रेटन द क्रीजेज ऑफ द क्लोथ। क्लोथ की जो सिलवटें होती हैं उसको दूर करने के लिए इसका यूज करते हैं, तो इट इज कॉल्ड। आइए अगली एक्सरसाइज और देख लेते हैं, और इस एक्सरसाइज में है कि राइट अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट वेदर इट इज ट्रू और फॉल्स एंड गिव रीजन फॉर योर ओपिनियन। हर स्टेटमेंट, यहाँ पे कुछ स्टेटमेंट लिखे गए हैं, कुछ कथन दिए गए हैं, जिसके आपको बताना है कि ये ट्रू है, ट्रू का मतलब होता है सच, ये सच है, या फॉल्स माने झूठ है, ये सही है कि गलत है, राइट और रॉन्ग, सत्य यानी कि राइट और फॉल्स झूठ यानी कि रॉन्ग। आपको बताना है कि राइट है कि रॉन्ग है, और फिर उसके गिव रीजंस भी देने, आपका जो ओपिनियन है, आपका जो विचार है इसके बारे में, क्यों राइट है, क्यों रॉन्ग है, क्यों सही है, क्यों गलत है, तो आपको उसका कारण भी बताना है। यू हैव टू एक्सप्लेन द रीजन ऑल्सो। तो पहला सेंटेंस क्या है कि बेनकिन शॉप हैड 4 ग्रैंड मदर्स, ऑल ऑफ देम वर डेड। बेनकिन शॉप की 4 दादियां थी, चारों की चारों मर गई थी, तो ये स्टेटमेंट जो है एकदम रॉन्ग है। वाई दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग,
बिकॉज बेनकिंसॉप वॉज लेट 4 times. बेनकिंसॉप 4 बार देर से आया था. दिस इज नॉट ट्रू बिकॉज एवरी वन हैज ओनली वन ग्रैंड मदर. हर व्यक्ति की एक ही दादी होती है. सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स. नाउ नेक्स्ट स्टेटमेंट इज बेनकिंसॉप्स हैंड वॉज एकिंग. बेनकिंसॉप का हाथ जो है वो एक यानी दर्द कर रहा था. एंड दैट इज वाई ही डिड नॉट आयरन द यूनिफॉर्म. इसीलिए उसने यूनिफॉर्म को आयरन नहीं किया. तो ये स्टेटमेंट भी क्या है, रॉन्ग है. क्यों है? बिकॉज ही डिड नॉट वॉन्ट टू अटेंड द पीई पीरियड. क्योंकि वो पीवी के पीरियड को अटेंड नहीं करना चाहता था. सो दैट्स वाई ही मेड एक्सक्यूज दिस टाइम ऑल्सो. इस बार भी उसने वही बहाना बनाया कि उसके हाथ में दर्द है, इसलिए उसे कपड़े प्रेस नहीं है और वो फिजिकल एजुकेशन का पीरियड अटेंड नहीं कर सकता. एक्चुअली ही डिडंट वांट टू अटेंड द फिजिकल एजुकेशन पीरियड. बिकॉज क्योंकि ये जो चैप्टर है बहाने 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 ही बन रहे हैं हर बार उसके. कोई भी काम वो करना नहीं चाहता. ही वॉन्ट्स टू प्रोक्रेस्टिनेट each and every task. He was not interested in all these things. वो इन सब चीजों में इंटरेस्टेड नहीं था, इसीलिए वो बार बार जो है वो बहाने बनाया करता था. अगेन दिस इज एन रॉन्ग स्टेटमेंट. थर्ड स्टेटमेंट इज Winkinshaw was afraid of maths test, so he made an excuse. Winkinshaw जो है वो मैथ्स के टेस्ट से डर रहा था, इसलिए उसने बहाना बनाया. अगेन वी कैन से दैट दिस स्टेटमेंट इज ट्रू. भले ही उसने लुकिंग फॉरवर्ड शब्द का यूज किया है इसमें. लुक फॉरवर्ड का मतलब होता है कि उसको मैथ्स के टेस्ट का इंतजार था, लेकिन क्योंकि वो उस दिन एब्सेंट था, क्योंकि उसने कहा कि वो डेंटिस्ट के पास गया था, तो इसलिए हम गैस कर सकते हैं कि वो बहाना ही बना रहा था. एक्चुअल में ही वॉज अफ्रेड ऑफ मैथ्स टेस्ट. वास्तव में उसको मैथ्स टेस्ट से डर था. और फिर पोयम भी जो है वो बहानों पर आधारित है, तो इसलिए हम ये मान सकते हैं कि इस बार भी वो बहाना ही बना रहा था डेंटिस्ट के पास जाने का और दांत के दर्द का. ऐसा, जबकि वास्तविकता में ऐसा कुछ भी नहीं था. क्योंकि टीचर उससे पूछता है कि इस बार क्या बहाने हैं. जब वो कहता है कि इस बार क्या बहाना है, तो वो 2 बहाने और बता देता है कि मेरे हाथ में दर्द है और दूसरा कि वो डेंटिस्ट के पास गया था. दादी माँ के मरने के अलावा उसके पास ये और बहाने थे. आइए देखते हैं फोर्थ स्टेटमेंट. बेनकिंसॉप डिड नॉट लाइक फिजिकल एजुकेशन एंड दैट इज व्हाई ही वाज ऑलवेज लेट. बेनकिंसॉप को फिजिकल एजुकेशन का पीरियड अच्छा नहीं लगता था, इसीलिए वो लेट हो जाता था. ये बात क्या है? ट्रू है, ये सच है. ठीक है. नाउ द फिफ्थ इज द टीचर believed that Benkinsop was telling the truth about his grandmother. False. टीचर ये विश्वास करता था कि बेनकिंसॉप अपनी दादी माँ के बारे में सच बोल रहा है. ये एकदम झूठ है. टीचर वेरी वेल न्यू ऑलरेडी कि वो ही वॉज मेकिंग एक्सक्यूजेस. टीचर को पहले से ही पता था कि वो बहाना बना रहा है, वो उसको बेवकूफ बना रहा है. सो टीचर डिड नॉट बिलीव हिम. टीचर उस पर विश्वास नहीं कर रहा था. आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन. अगला एक्सरसाइज है फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट वर्ड्स फ्रॉम द ब्रैकेट्स. इस ब्रैकेट में से छांट करके इनको भर करके खाली जगह को भरना. फिल इन द ब्लैंक्स माने रिक्त स्थानों की पूर्ति करो. अप्रोप्रिएट का मतलब होता है सूटेबल. सूटेबल का मतलब होता है उचित, उपयुक्त शब्द आपको भरना है. ठीक है. एज बेनकिंसॉप वॉक्ड इनटू द क्लास द टीचर सेड. जैसे ही बेनकिंसॉप क्लास के अंदर गया, टीचर ने कहा लेट अगेन बेनकिंसॉप फिर देर से आए हो. द यूज ऑफ द वर्ड अगेन, अगेन शब्द का उसने यूज किया, तो ये इस शब्द का प्रयोग करना ये दिखाता है कि टीचर जो है वो सरप्राइज्ड हुआ, एनॉयड हुआ कि डिसअपॉइंटेड हुआ. बेनकिंसॉप को देख करके उसको गुस्सा आया, कि उसको आश्चर्य हुआ, कि वो निराश हुआ. तो हम कह सकते हैं कि वो एनॉयड हुआ था. ही वॉज एनॉयड. गुस्सा ही आया होगा, इतनी बार लेट हुआ. लेकिन देर इज मच कंफ्यूजन बिटवीन दीज टू शब्द, एनॉयड एंड डिसअपॉइंटेड. 4 बार वो लेट हो गया था. अगेन जब हम बोलते हैं फिर से तुमने ऐसा कर दिया, समटाइम्स वी गेट डिसअपॉइंटेड विद ऑल दीज थिंग्स. कभी कभी हम इन चीजों से निराश भी हो जाते हैं. तो ये डिसअपॉइंटेड वर्ड्स कैन ऑल्सो बी यूज्ड हियर. बट क्योंकि वो स्टूडेंट और टीचर के बीच की बात है, तो हो सकता है यहाँ पे एनॉयड मस्ट बी द अप्रोप्रिएट वर्ड. आइए देखते हैं नेक्स्ट सेंटेंस. एंड द नेक्स्ट सेंटेंस इज Winkinsop said that his grandmother was seriously dead when his teacher asked him why he was late to school. जब बेनकिंसॉप के टीचर ने पूछा कि वो स्कूल देर से क्यों आया है, तो उसने बताया कि उसकी दादी माँ सीरियसली डेड माने सच में मर गई है. तो ये सेंटेंस का क्या मतलब है? Why he was late to school? This means that he wanted to teacher to. वो चाहता था कि टीचर क्या करे, उसको पनिश करे, सजा दे, उस पर विश्वास करे कि उसको क्षमा कर दे. वो इस बार क्या चाहता था? तो आई थिंक बिलीव शुड बी द आंसर. वो चाहता था कि टीचर उसको
विश्वास करे कि हाँ मेरी दादी सच में मर गई है, सीरियसली मर गई है, अभी मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो वो बोल रहा है कि टीचर को ही वांटेड दैट टीचर शुड बिलीव हिम, टीचर उस पर विश्वास करे। नेक्स्ट सेंटेंस इज द टीचर रिमार्क दैट मेक्स 4 ग्रैंडमदर दिस टर्म। दिस मीन्स दैट बेनकी शॉप। टीचर ने कहा कि दैट मेक्स, जब उसने चौथी बार बहाना बनाया तो टीचर ने कहा इसको मिला करके इस टर्म में तुम्हारी 4 दादियां मर गई हैं। तो इसका क्या मतलब है कि बेनकिन शॉप जो है had 4 grandmothers, क्या उसकी 4 दादियां थी, had been late 4 times, 4 बार वो देर से आया था, और had 4 excuses, क्या उसको 4 बहाने थे। तो दिस आंसर शुड बी करेक्ट, had been late 4 times, वो 4 बार देर से आया था। had been late for 4 times, had been late 4 times, 4 बार उसको देर से आया और चारों बार उसने बहाना बना दिया, और चौथी बार वो चाहता था कि मैं जो बहाना बना रहा हूँ अपनी बार, वो जो टीचर है उस पर विश्वास करे। नेक्स्ट सेंटेंस इज बेनकिनशॉप कुडंट आयरन हिज शर्ट। बेनकिनशॉप अपनी शर्ट को प्रेस नहीं कर सका बिकॉज ही हैड अ बैड हैंड, क्योंकि उसके हाथ में चोट लगी थी। बैड हैंड का मतलब क्या है? ही वॉज इंजर्ड, क्योंकि उसे चोट लगी थी। ही आयरन बैडली, क्योंकि उसने बहुत बुरी तरह से आयरन किया था। ही हैड डर्टी हैंड्स, क्योंकि उसके हाथ गंदे थे। तो ही वॉज इंजर्ड मीन्स ही वॉज इंजर्ड, इसका मतलब है कि उसको चोट लगी थी। और wounded, उसका हाथ जो था घायल हो गया था। एंड द फिफ्थ सेंटेंस इज बेनकिनशॉप्स टीचर आस्क्ड हिम व्हाट्स योर एक्सक्यूज दिस टाइम। इस बार तुम्हारा क्या बहाना है? दिस मीन्स, इसका मतलब है दैट ही बिलीव दैट बेनकिनशॉप वाज टेलिंग द ट्रूथ, क्योंकि टीचर को विश्वास हो गया था कि वो सच बोल रहा है। क्योंकि टीचर को विश्वास हो गया था कि ही वाज फूलिंग हिम, क्योंकि वो उसको बेवकूफ बना रहा है। क्योंकि टीचर को विश्वास हो गया था कि वो उसको अटेंशन को, उसके ध्यान को दूसरी तरफ डाइवर्ट करना चाहता है। टीचर को क्या विश्वास होता है? दैट ही वॉज फूलिंग हिम। नाउ दिस टाइम व्हाट्स योर एक्सक्यूज दिस टाइम, इस बार क्या बहाना है? टीचर पहले ही समझ गया था कि अब फिर से बहाना बनाएगा ये। तो कहता है अब क्या बहाना है, अब मुझे कौन सा बहाना बना करके तुम मुझे बेवकूफ बनाओगे? फूलिंग हिम हो जाएगा इसका आंसर। एंड हियर आवर पोएम एंड्स। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। If this lesson helped you in any way, please like and subscribe the channel, share it with your friends, and keep listening, keep practicing. Soon we will meet again in the next video. Till then, take care. Goodbye.